गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग पल्लव साम्राज्य पढ़ रहे थे, तो पल्लव साम्राज्य के तहत दोस्तों लास्ट क्लास में हम लोगों ने पल्लव का शाब्दिक अर्थ क्या है, पल्लव का उत्पत्ति कैसे हुआ, पल्लव का काल, पल्लव का क्षेत्र, पल्लव के बारे में जानने के स्रोत इत्यादि पे, और खास करके पल्लव और चालुक्य के बीच में जो खानदानी रंजिश था उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि पल्लव साम्राज्य के तहत महत्वपूर्ण राजा कौन कौन हुए, जैसे श्री विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, इस सब का क्या योगदान रहा। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों कि पल्लव जो है, पल्लव राजवंश का सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान रहा। जो दोस्तों अगर यूपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे तो आर्ट और कल्चर के दृष्टि से पल्लव साम्राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आप देखोगे दोस्तों मंदिर निर्माण के तहत जो द्रविड़ शैली का विकास दोस्तों पल्लव राजवंश किए हैं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पल्लव में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो पल्लव के तहत दोस्तों देखो, पल्लव का क्षेत्र तो दोस्तों आप देख ही रहे हो, यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तेलंगाना का क्षेत्र। लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे कि पल्लव का शाब्दिक अर्थ क्या था लास्ट क्लास में, जिसके बताए थे लता या तोंड, जो तमिल वर्ड था। फिर इसका काल भी देख लिए थे दोस्तों, फिर इसका क्षेत्र भी देख लिए थे। फिर पल्लव के जानने के स्रोत में दक्षिण भारत के अभिलेख, साहित्य और विदेशी स्रोत, तो दोस्तों ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। फिर देखेंगे दोस्तों पल्लव और चालुक्य संघर्ष भी लास्ट क्लास में देख लिए थे हम लोग। पल्लव राजा एवं उपलब्धि, आज दोस्तों पल्लव का महत्वपूर्ण मतलब राजवंश या राजा और उनका उपलब्धियां। फिर सांस्कृतिक योगदान देखेंगे और थोड़ा देखेंगे दोस्तों मंदिर निर्माण शैली। तो आज दोस्तों ज़्यादा फोकस होगा ये तीन बिंदुओं पे कि पल्लव के महत्वपूर्ण राजा कौन कौन हुए, उनका क्या योगदान था, और थोड़ा सांस्कृतिक योगदान के तहत देखेंगे और थोड़ा सा मंदिर निर्माण शैली देखेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों मंदिर निर्माण शैली के तहत देख लेंगे कि आखिर जो नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली मंदिर का निर्माण में क्या योगदान है और दोनों में तकनीकी अंतर क्या है, थोड़ा सा देखेंगे दोस्तों। जैसे क्षेत्र कहाँ है, शिखर कैसा होता है, संरचना कैसा होता है, मंडप, गोपुरम, देवता का स्थान, तो दोस्तों देखेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले स्लाइड के माध्यम से दोस्तों देखेंगे हम लोग। तो स्लाइड के माध्यम से दोस्तों हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे तो जो पल्लव राजवंश का जो प्रारंभिक शुरुआत होता है दोस्तों तो 275 ईस्वी में होता है, लेकिन वास्तविक रूप से दोस्तों हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे 575 में श्री विष्णु जो है दोस्तों पल्लव राजवंश का स्थापना करते हैं। तो ये पॉइंट ऑलरेडी देख चुके थे लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोग। फिर देखे थे यहाँ की क्षेत्र क्या है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो कृष्णा और पेन्नार के बीच में दोस्तों। अगर मैप देखोगे ऐसे, तो मैप के तहत दोस्तों आप देखोगे, हालांकि पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो अगर नए व्यूअर होंगे, स्टूडेंट होंगे, वो दोस्तों मेरा लास्ट क्लास देखोगे। ये दोस्तों कृष्णा नदी और यहाँ पे पेनार नदी है, तो कृष्णा और पेनार के बीच का इलाका दोस्तों आप देखोगे कि पल्लव साम्राज्य का है। और इसका राजधानी दोस्तों कहाँ है, कांचीपुरम। यहाँ से दोस्तों सवाल वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पल्लव का राजधानी कहाँ था, तो कांचीपुरम। इसका संस्थापक कौन था, तो श्री विष्णु, और कितने में ईस्वी में इसका स्थापना किया था, तो 575 ईस्वी में दोस्तों। तो यहाँ से श्री विष्णु और 575 वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। बाकी इसका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके, तो इसमें ज़्यादा हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में ऑलरेडी इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस किए थे दोस्तों। फिर दोस्तों यही पल्लव का क्षेत्र है, कृष्णा नदी से पेनार नदी के बीच में। फिर लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके थे दोस्तों कि पल्लव शब्द का क्या मतलब है, लता या तोंड, एक तमिल वर्ड है। फिर बताए थे कि अपने आप को अश्वत्थामा का वंशज बताते थे, ब्राह्मण वंशज बताते थे, भारद्वाज गोत्र के बताते थे। फिर लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे दोस्तों कि अलग अलग हिस्टोरियन के बीच में अलग अलग डिबेट है। कोई कहता है दोस्तों कि पल्लव से थे, कोई कहता ईरानी मूल के थे, कोई कहता नाग वंश से थे, कोई कहता था सातवाहन के सामंत थे, कोई इक्ष्वाकु के। तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखे थे, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। पल्लव के इतिहास जानने के स्रोत ऑलरेडी लास्ट क्लास में पूरा डिस्कस कर चुके थे, तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे दोस्तों। साहित्यिक स्रोत भी देख लिए थे, भारवी का कृतार्जुन, महेंद्र वर्मन का मत विलास प्रश्न, ये सब देख चुके थे। दांडी,
दांडी भी देख चुके थे दोस्तों, तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आज राजवंश देखेंगे दोस्तों। तो राजवंश के तहत कहा जाता है कि ऐसे तो सिंह वर्मा जो थे सातवाहन वंश के सामंत थे, तो इसके बाद कितना खानदान के बाद सिंह विष्णु आएगा दोस्तों, यहाँ पे सवाल उठता है। ऐसे माना जाता है कि सिंह विष्णु जो थे दोस्तों, तो सिंह विष्णु दोस्तों जो थे ये इनका संस्थापक थे सिंह वर्मा। लेकिन सिंह विष्णु कब आएंगे, जो वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु है, ये कब आएंगे? तो ये दोस्तों आते हैं 575 में। तो सिंह वर्मा के कितने पीढ़ी के बाद सिंह विष्णु आएंगे? तो यहाँ थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों, टेक्निकल पॉइंट आप देखिएगा। यहाँ से सिंह वर्मा और सिंह विष्णु में टेक्निकल अंतर है, तो इस बिंदु को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ से गलती नहीं करिएगा। तो आप दोस्तों देखोगे उसके बाद आता है शिव स्कंदन बर्मन, कहा जाता है शिव स्कंदन बर्मन, उसके बाद आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों कौन आएगा? तो विष्णुगुप्त। इसके जो उत्तराधिकारी विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त दोस्तों कहा जाता है कि माना जाता है समुद्रगुप्त के द्वारा पराजित हुआ था। जब हम लोग जब गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे थे दोस्तों, तो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से समुद्रगुप्त जो भारत का नेपोलियन कहा गया, और उत्तर के 9 राज, दक्षिण के 12 राज, 9 गणराज, आठविक वगैरह को हराए थे। तो दक्षिण के 12 राज्यों में दोस्तों आप देखोगे कि पल्लव को भी हराए विष्णुगुप्त को। वही यहाँ पर ही बात कह रहा कि समुद्रगुप्त दोस्तों विष्णुगुप्त को हराए थे, जो कहीं ना कहीं पल्लव राजवंश का था। अब इसके बाद दोस्तों देखोगे सिंह बर्मन के बाद लगभग 8 राजा, यहाँ पर पॉइंट नोटेड है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा नोट करने वाली पॉइंट यहाँ पर दोस्तों, कि सिंह बर्मन के लगभग 8 राजाओं के बाद दोस्तों कौन आता है? सिंह विष्णु, जो असली संस्थापक है 575 इसमें पल्लव का। तो दोस्तों अभी हम लोग देखें कि सिंह बर्मन के बाद देखें कि शिव स्कंदन बर्मन, विष्णुगुप्त, उसके बाद 8 राजाओं के बाद सिंह विष्णु आता है। तो सिंह विष्णु दोस्तों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि पल्लव वंश का असली संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक दोस्तों सिंह विष्णु है, जो 575 ईस्वी में दोस्तों आप देखोगे। और फिर कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर कि सातवाहनों या इक्ष्वाकु के सामंत थे। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि इनका बारे में थोड़ा सिंह विष्णु का क्या योगदान है। तो सिंह विष्णु का योगदान दोस्तों हम लोग देखेंगे आज। तो इसमें दोस्तों आप सिंह विष्णु के तहत देखोगे दोस्तों कि इनका जो योगदान है कि वास्तविक संस्थापक तो है ही, पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक। दूसरा दोस्तों आप देखोगे कि अपने पड़ोसियों में इन्होंने पांड्य को हराया, चोल को हराया, केरल चेर को हराया, साथ ही साथ श्रीलंका के इलाके में भी दोस्तों सिलोन को, मतलब श्रीलंका को पराजित किया। तो दोस्तों अगर भारत का मैप आप देखोगे, तो भारत का मैप के तहत देख सकते हो कि कितना ताकतवर है। कि हम लोग जो लास्ट क्लास में देखे थे, दक्षिण भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजा यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे कि चेर है, यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि चोल है, और यहाँ पर दोस्तों देखोगे कि पांड्य है, और नीचे में श्रीलंका है। तो चेर को भी हराया है, चोल को भी हराया है, पांड्य को भी और श्रीलंका को भी। इसका मतलब सिंह विष्णु दोस्तों बहुत ही ताकतवर राजा हैं। तो कहीं ना कहीं इनका योगदान था। कहा था शुरू में जैन थे, बाद में दोस्तों नैनार संत, जो टोटल कहा गया 33 नैनार संत थे, जिसमें अपर के प्रभाव में आके दोस्तों इन्होंने शैव धर्म अपना लिया था। तो यहाँ से पूछा जा सकता है सवाल कि शैव धर्म किसके प्रभाव में आके अपनाए थे? तो दोस्तों एक नैनार संत थे, अपर उनका नाम था, उसके कारण से दोस्तों ये शैव धर्म अपना लिए थे। इन्होंने कौन सा उपाधि लिया था? तो अवनी सिंह की उपाधि लिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI मारिए दोस्तों, पूछा जाता है कि वारवी जो है वो किसके दरबार में थे? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सवाल है दोस्तों। यहाँ पे कहा जाता है कि जो वारवी है दोस्तों, जो संस्कृत कवि है, किरीटार्जुनीय के लेखक है। यहाँ पर पूछा जाता है कि वारवी कौन है? तो वारवी दोस्तों एक कवि हैं, जो कौन सा किताब लिखे हैं? तो किरीटार्जुनीय लिखे। यहाँ पर किरीटार्जुनीय कहने का मतलब शंकर और अर्जुन का जिक्र है दोस्तों। तो ये वारवी है जो कौन से बुक लिखे हैं? किरीटार्जुनीय। और जो लिखे हैं दोस्तों ये किसके दरबार में थे? तो सिंह विष्णु के दरबार में थे। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि वारवी किसके दरबार में थे? सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय या नंदीवर्धन तृतीय? तो सिंह विष्णु उसका आंसर होगा। और संस्कृत के कवि थे, किस भाषा के? संस्कृत के भाषा के। और कौन से रचना लिखे थे? तो किरीटार्जुनीय। तो दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको नोट डाउन करिएगा।
फिर दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर एक मामल्लपुरम, ये दोस्तों देखो मामल्लपुरम, जिसको महाबलीपुरम, जो तमिलनाडु के क्षेत्र में दोस्तों, तमिलनाडु के इलाके में है। तो तमिलनाडु के इलाके में दोस्तों मामल्लपुर, जिसको महाबलीपुरम बोला गया। यहाँ पर जो आदि वराह गुफा मंदिर, आदि वराह गुफा मंदिर दोस्तों श्री विष्णु के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ से कोई पूछेगा सवाल कि जो महाबलीपुरम में आदि वराह गुफा मंदिर है किनके द्वारा बनाया गया था, तो दोस्तों श्री विष्णु के द्वारा। ये महाबलीपुरम का ही नाम दोस्तों मामल्लपुरम। और ये जो मामल्लपुरम का स्थापना कौन किए दोस्तों, तो नरसिंह वर्मन प्रथम। आप देखोगे इसका स्थापना कौन किए हैं, तो नरसिंह वर्मन प्रथम। यहाँ पर सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस शहर का स्थापना नरसिंह वर्मन प्रथम, जबकि यहाँ पर जो मंदिर बनवाए हैं ये बनवाए श्री विष्णु। तो यहाँ से दोस्तों प्रीलिम्स में सवाल बनाया जा सकता है दोस्तों, तो यहाँ से ये पॉइंट को याद रखिएगा। अभी जो आदि वराह मंदिर है दोस्तों, तो वराह दोस्तों विष्णु का अवतार है। तो दो एक थोड़ा सा हम इसको आप देखोगे चित्र के माध्यम से दोस्तों, तो ये है दोस्तों आदि वराह मंदिर, आप देख सकते हो। फिर इसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी था दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन प्रथम का कोई खास योगदान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है, तो दोस्तों एक कवि भी थे। आप कहा जाता है कि कवि भी थे, बहुत अच्छा संगीत प्रिय थे। तो इनके द्वारा एक रचना मत विलास प्रहसन इनके द्वारा लिखा गया था, महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा। और महेंद्र वर्मन प्रथम को ही दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय क्या किया था कि हत्या कर दिया था, और कांची के इलाके में बेंगी को जीत के अपने भाई विष्णुवर्धन को दिया था। तो बस इतना पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ से मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है, तो दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम है। यही सवाल एग्जाम में आता है। तो दोस्तों ये कवि प्रिय थे और लेखक भी थे, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय इनका हत्या कर देता है। ये देखो मत विलास प्रहसन हस्य ग्रंथ है दोस्तों, संस्कृत विद्वान थे महेंद्र वर्मन प्रथम। अब इधर आओगे दोस्तों, अब है मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली की शुरुआत। जो द्रविड़ शैली की शुरुआत इन्हीं के कालों में दोस्तों माना जाता है। अब नीचे आओ दोस्तों, इनका जो बेटा था महेंद्र वर्मन प्रथम का, तो महेंद्र वर्मन प्रथम का बेटा का नाम था नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय का एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या किया था, अपना पिताजी का बदला ले लिया था पुलकेशिन द्वितीय से, क्योंकि इसका पिताजी महेंद्र वर्मन को हत्या कौन किया था, पुलकेशिन द्वितीय। तो पहला तो इसको हत्या करके बदला लेता है, और साथ ही साथ कहा गया है कि इसका हत्या करने के बाद वातापी कोंड, मोस्ट इंपोर्टेंट VVI, वातापी कोंड का उपाधि कौन लिया था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम। कहा जाता है कि सबसे ताकतवर राजा है, कहा जाता है कि पल्लव साम्राज्य के सबसे ताकतवर राजा कौन है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम, जिन्होंने वातापी कोंड का उपाधि लिया था किसको हरा के, तो पुलकेशिन द्वितीय को हरा के। और कहा जाता है दोस्तों कि सिलोन के राजकुमार मानव वर्मा को गद्दी भी दिलाया था। श्रीलंका में दोस्तों उत्तराधिकारी के लिए जब युद्ध होता है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम दोस्तों जो यहाँ पर मानव वर्मा को हेल्प करते हैं श्रीलंका का गद्दी दिलवाने में। यहाँ जो श्रीलंका में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, तो नरसिंह वर्मन हेल्प करते हैं किसको दोस्तों, मानव वर्मा को उनका गद्दी दिलाने में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से फैक्ट आप याद कर सकते हैं दोस्तों। और जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मामल्लपुरम या फिर जिसको बोलते हैं महाबलीपुरम, तो महाबलीपुरम का स्थापना किसने किया था दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे कि महामल्लपुरम या फिर महाबलीपुरम का स्थापना किसने किए थे, तो नरसिंह वर्मन प्रथम। यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है VVI। जबकि यहाँ पर मंदिर निर्माण कौन किए थे, वराह मंदिर, आदि वराह मंदिर, गुफा मंदिर, इनके जो आप देखोगे कि दादा श्री विष्णु। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सप्त पैगोड़ा रथ मंदिर का निर्माण का शुरुआत किसने किया था दोस्तों, तो नरसिंह वर्मन प्रथम। जो कहा जाता है कि एकास्म पत्थर, मतलब एक ही पत्थर को बनाया गया था, पत्थर में कोई दोस्तों जुड़ाव नहीं था, सिंगल पत्थर था, पहाड़ को काट के बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया, जिसको सप्त पैगोड़ा भी कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम में पूछेगा सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। इस शैली को बोला गया महामल मंदिर की शैली, बोला गया महामल मंदिर की शैली की शुरुआत किसने किया, तो दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने। सप्त पैगोड़ा मंदिर, 7 मंदिर है, 7 मंदिर में दोस्तों 5 मंदिर पांडव का है और एक नंदी और एक गणेश जी है। तो दोस्तों टोटल 7 मंदिर है। अभी देखेंगे तो आप कला के क्षेत्र में यहाँ UPSC के लिए खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPSC में पूछा जाता है दोस्तों कि
महामल मंदिर शैली की शुरुआत किस राजा ने किया था? तो महामल मंदिर शैली की शुरुआत दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था, जो दोस्तों एकास्म पत्थर, एक ही पत्थर के काट का मंदिर का निर्माण किया था, जिसको रथ मंदिर भी कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि रथ मंदिर आखिर था कैसा, थोड़ा सा देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों रथ मंदिर है, चार यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो नंदी है, फिर अर्जुन है, भीम है, सहदेव है, द्रौपदी है दोस्तों, ये पूरा का पूरा 5 पांडव दोस्तों आप देख सकते हो। ये दोस्तों द्रौपदी है, यहाँ पे ये कहा गया कि द्रौपदी है, ये दोस्तों अर्जुन है, ये दोस्तों युधिष्ठिर है, सॉरी ये भीम है, और ये युधिष्ठिर है धर्मराज, और ये दोस्तों नकुल और सहदेव, और एक नंदी का और एक गणेश का, टोटल सप्त पैगोड़ा मंदिर बनाया गया दोस्तों। पहाड़ के काट के एकास्म पत्थर, सारा एक ही पत्थर है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कितना खूबसूरत मंदिर बनाया गया दोस्तों, किनके द्वारा? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। तो यहाँ से यूपीएससी बहुत टारगेट करता है दोस्तों कि किस क्षेत्र में दोस्तों? तो दोस्तों आप तमिलनाडु के क्षेत्र महाबलीपुरम में कहाँ है? तो तमिलनाडु में कहाँ है? तो महाबलीपुरम में। इसको दोस्तों यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण मंदिर है। फिर आप दोस्तों इसको ऐसे भी देख सकते हो, वही मंदिर है। फिर दोस्तों इनके बाद आएगा नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद दोस्तों आएगा महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो महेंद्र वर्मन द्वितीय का दोस्तों बस इतना ही योगदान है कि आप देख सकते हो इनका योगदान क्या दोस्तों। महेंद्र वर्मन द्वितीय को विक्रमादित्य के द्वारा हत्या कर दिया जाता है। जो विक्रमादित्य दोस्तों क्या है? तो विक्रमादित्य वन जो चालुक्य राजा, तो इसको महेंद्र वर्मन द्वितीय को हत्या करता है, बाकी इसका कोई योगदान नहीं है। फिर परमेश्वर वर्मन वन क्या करता दोस्तों? तो विक्रमादित्य का हत्या करता है। तो बस यही दो राजा का कोई खास योगदान है नहीं। और परमेश्वर वर्मन प्रथम दोस्तों अपने आप को विद्या विनीत और उग्रदंड की उपाधि लेता है। तो दोस्तों बस कोई खास योगदान नहीं है महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन प्रथम। लेकिन नरसिंह वर्मन द्वितीय को देखेंगे दोस्तों, इनका उतना ही योगदान है जितना नरसिंह वर्मन प्रथम का। तो पल्लव राजा में दोस्तों सबसे ज्यादा योगदान एक तो सी विष्णु जी इसके संस्थापक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नरसिंह वर्मन प्रथम, और तीसरा नरसिंह वर्मन द्वितीय। बस यही 3 राजाओं के बारे में पढ़ना दोस्तों, बाकी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। लेकिन थोड़ा सा नॉलेज पर्पज से मैं इतना डेटा लिख दिया हूं, लेकिन आप लोगों को ज्यादा टारगेट नहीं करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि नरसिंह वर्मन का क्या योगदान है। तो नरसिंह वर्मन को दोस्तों आप देख सकते हो कि राज सिंह का उपाधि लिए हैं। राज सिंह के कारण राजशैली मंदिर निर्माण, अपने आप को राज सिंह बोलते हैं, मतलब राजाओं का सिंह। तो राजाओं का सिंह कहने के कारण जब पूछेगा, अभी पूछा गया कि महामल मंदिर शैली का निर्माण किसने किया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जबकि पूछेगा राजसी मंदिर निर्माण का शैली का प्रारंभ किसने किया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। यहां से सवाल पूछा है। फिर इसी के दरबार में दोस्तों दांडी रहते थे, जिन्होंने 10 कुमार चरित का रचना की। यहां सवाल पूछेगा दांडी किसके दरबार में थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय में। कौन से बुक के रचना किए थे? तो 10 कुमार चरित, अवंती सुंदरी और काव्य दर्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट VVI, यहां से पूछा यूपीएससी में भी सवाल। फिर कांची में एक संस्कृत महाविद्यालय का भी निर्माण किए थे, और चीन में दोस्तों अपना दूत मंडल भी भेजे थे। अरबों का आक्रमण इन्हीं के समय में हुआ था, और विक्रमादित्य 2 के जो दोस्तों थे इनके समकालीन थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट है कि दांडी किसके दरबार में थे, और राज सिंह का उपाधि किसने लिया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और इंपॉर्टेंट इसी के कारण दोस्तों आप देखोगे कि इसी के कारण दोस्तों देखो कि राजसी शैली मंदिर, क्यों? क्योंकि राज सिंह का उपाधि किसने लिए? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने दोस्तों राज सिंह का उपाधि लिए। तो राजसी मंदिर शैली का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और इसके तहत 2 महत्वपूर्ण मंदिर का निर्माण करवाए थे। एक कांची का कैलाश मंदिर दोस्तों देखोगे, और दूसरा देखोगे शोर मंदिर। लेकिन हम यहां पर तुलना करने के लिए 3 मंदिर का नाम लिख दिए दोस्तों। एक कांची का कैलाश मंदिर जिसको राज सिंहेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, दूसरा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, और तीसरा एलोरा का कैलाश मंदिर। तीनों के तीनों दोस्तों शिव के मंदिर है, और तीनों दोस्तों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाले हुए। आप देखो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में
टोटल 34 साइट है जो स्पेशल कल्चरल है दोस्तों, और 7 दोस्तों देखोगे कि नेचुरल है, नेचुरल, और एक दोस्तों मिक्स है। तो टोटल लगभग 42 हो गया दोस्तों। अभी तक यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में टोटल 42 साइट है, जिसमें से 34 है दोस्तों कल्चरल और 7 है नेचुरल और एक मिक्स है दोस्तों कल्चरल और नेचुरल। जो कौन है दोस्तों? तो कंचनजंगा है। तो इस 34 में दोस्तों ये तीनों को रखा गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और तीनों शिव मंदिर है दोस्तों। यहां से सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीनों शिव मंदिर और तीनों में थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है। देखेंगे कि तीनों शिव मंदिर पहला किसने बनवाया? तो पल्लव राजा ने, दूसरा चोल राजा ने, तीसरा राष्ट्रकूट राजा ने। तो जो चोल राजा था उसका नाम था राज सिंहेश्वर, जिसको राज प्रथम भी बोलते थे दोस्तों। तो ये तीनों मंदिर को थोड़ा सा तुलना करेंगे दोस्तों तो देखेंगे अभी। फिर आप दोस्तों देखोगे थोड़ा सा यहां पर एक महाबलीपुरम का सौर मंदिर, महाबलीपुरम का सौर मंदिर भी दोस्तों कौन बनवाया है? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। अब थोड़ा सा टेक्निकल अंतर यहां पर देखेंगे दोस्तों एक पॉइंट में। यहां पर थोड़ा सा देखेंगे हम लोग कि जैसे आप देखोगे, जैसे मंदिर निर्माण का आप शैली दोस्तों देखोगे, तो मंदिर निर्माण शैली में यहां से आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर के दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वनडे में भी दोस्तों बहुत सारा मंदिर से सवाल पूछा जाता है। तो आप देखोगे दोस्तों विंध्याचल पर्वत है, तो हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत में जो भी मंदिर बना है ये नागर शैली है, और ये कृष्णा नदी है। तो विंध्याचल से कृष्णा नदी को बोलते हैं बेसर शैली, और कृष्णा नदी से सुदूर दक्षिण कन्याकुमारी, इसको बोलते हैं द्रविड़ शैली। ये दोस्तों द्रविड़ शैली है यहाँ। तो आप देखोगे नागर शैली का शुरुआत कहा गया चंदेल राजा, खजुराहो का मंदिर वगैरह। कुछ लोगों को बोलता उड़ीसा समूह का भी मंदिर इसी से बना है। तो कुछ लोगों का बोला सोलंकी के जो चालुक्य थे, सोलंकी वंश, सोलंकी के तहत जो मोढेरा मंदिर वगैरह देखे थे दोस्तों हम लोग, और सोमनाथ का मंदिर वगैरह। उड़ीसा मंदिर के तहत आप देखोगे कोणार्कासुर मंदिर या फिर जगन्नाथपुरी का मंदिर, और फिर देखोगे चंदेल के तहत खजुराहो का मंदिर। तो दोस्तों आप चंदेल और उड़ीसा समूह और सोलंकी समूह को नागर समूह में रखा गया, नागर समूह के मंदिर है। और बेसर समूह में दोस्तों जब हम लोग पढ़े थे वातापी के चालुक, जिसके तहत विरूपाक्ष मंदिर हम लोग देखे थे, और पापनाथ मंदिर देखे थे, और त्रिलोकेश्वर मंदिर देखे थे दोस्तों। तो बेसर शैली है। और अभी जो दोस्तों आप देखोगे द्रविड़ शैली में, तो जैसे कांची का कैलाश मंदिर जो है द्रविड़ शैली में है, या फिर बिरदेश्वर मंदिर भी द्रविड़ शैली में। तो दोस्तों ये 3 शैली है। इस 3 शैली में दोस्तों यहाँ से यूपीएससी में सवाल पूछेगा। इसको दोस्तों जब हम लोग आर्ट और कल्चर पढ़ेंगे तो डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना ही याद रखिए। तो थोड़ा सा देखते हैं। तो ये पॉइंट देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें पॉइंट में लिखा हुआ है कि हाँ ये तो 2 देख लिए। अब नागर शैली, नागर शैली जो बताया कि हिमालय से विंध्याचल का क्षेत्र है, आधार इसका आयताकार होता है, और ऊंचाई दोस्तों आप देखोगे तो इस तरह का। आप थोड़ा सा टेक्निकल अगर अंतर देखना चाहोगे तो इसमें आप दोस्तों देखो कि दोनों का चबूतरा दोस्तों देखा जाए तो आयताकार होता है, और जो नागर शैली का मंदिर है दोस्तों ऐसा होगा। आपको नागर शैली का जो मंदिर देखोगे दोस्तों, तो नागर शैली का मंदिर में दोस्तों ये गर्भगृह होता है यहाँ पे, और गर्भगृह के बाद ये जो मंदिर जो ऐसे होता है दोस्तों, ढोलाकार या फिर सर्कुलाकार। तो इस तरह का होता है सर्कुलाकार। इसको ऊपर दोस्तों आप देखो कि कलश वगैरह होता है, फिर पताका होता है। जबकि यही दोस्तों आप द्रविड़ शैली में देखोगे तो द्रविड़ शैली में दोस्तों ये भी आयताकार या वर्गाकार ही होगा, गर्भगृह भी होगा दोस्तों। लेकिन ये दोस्तों आप पिरामिड आकार का होगा दोस्तों, पिरामिड होगा। इसका जो आप देखोगे ये पिरामिड आकार का होगा, जबकि इसका दोस्तों देखोगे सर्कुलर आकार का होगा। और साथ ही साथ इसमें दोस्तों देखो कि इसमें गोपुरम वगैरह का कॉन्सेप्ट है, इसमें गोपुरम का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें कलश वगैरह आमलक वगैरह का कॉन्सेप्ट है। इसमें जो देवता होते हैं दोस्तों गर्भगृह में होते हैं, इसमें देवता दोस्तों बाहर होते हैं।
इसमें नंदी का कॉन्सेप्ट है, इसमें नंदी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये दोस्तों जनरली आप देखोगे तो हिमालय से विंध्याचल पर्वत, और ये दोस्तों जो पाया जाएगा दोस्तों तो आप देखोगे कि कृष्णा नदी से सुदूर दक्षिण, और यही दोनों को मिलने के बाद बनता है दोस्तों बेसर शैली। कुछ कुछ फीचर इसके और कुछ कुछ फीचर इसके दोनों मिलने के बाद बनता है बेसर शैली। हालांकि दोस्तों आज हम लोग का आर्ट और कल्चर नहीं है, लेकिन जब आर्ट और कल्चर बताएंगे तो दोनों में टेक्निकल अंतर और बहुत ज़्यादा डीप में बताएंगे। आज बस ओवरव्यू ले लीजिए दोस्तों, ताकि ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उसको समझने में दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आप यहाँ देख लो कि इसमें आप दोस्तों देखोगे कि जैसे यहाँ पर बोला गया है कि नागर शैली वगैरह में तो आप देख सकते हो, इसमें प्रदक्षिणा पथ होता है, उसमें नहीं होता। इसमें शिखर जो होता है दोस्तों, रेखा आकार का शिखर होता है। जैसे अभी देखे कि इसका जो शिखर होगा दोस्तों, तो ऐसे आप दोस्तों देखोगे तो मंदिर का जो शिखर दोस्तों आप देखो तो इस तरह एक रेखीय में चला जाएगा। मंदिर का शिखर एक रेखीय में चला जाएगा ऐसे, तो एक रेखीय शिखर होता है। आमलक इसके ऊपर होता है दोस्तों, इसके ऊपर पताका होता है या झंडा होता है। और इसी के तहत दोस्तों नागर शैली के तहत जैसे उड़ीसा खजुराहो का मंदिर, सोलंकी का मंदिर, तो उड़ीसा के तहत जगन्नाथ मंदिर, पुरी मंदिर, कोणार्क मंदिर। खजुराहो में आप देखोगे दोस्तों, आप खजुराहो का फेमस मंदिर है। और इसके तहत देखोगे सोमनाथ का मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर सोलंकी के तहत। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मंदिर से सवाल पूछेगा और ये टेक्निकल अंतर आप जानिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ से दोस्तों आप द्रविड़ शैली है, तो द्रविड़ शैली कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी ऑलरेडी बता चुके हैं। निचला भाग वर्गाकार होता है। इसमें दोस्तों क्या गोपुरम का कॉन्सेप्ट है। गोपुरम मंदिर से बड़ा बड़ा होता था। कहा जाता है कि जितना बड़ा मंदिर नहीं होगा, अगर मान ले आप दोस्तों ऐसे बनाओगे, आप यहाँ पर दोस्तों मंदिर बनाओगे ऐसे, तो ये मंदिर, ये तो दोस्तों गर्भगृह है, तो ये दोस्तों मंदिर जो आप बनाए हो, ये जो पिरामिड है, तो मंदिर से ज्यादा बड़ा बड़ा दोस्तों गोपुरम होता था। गोपुरम मतलब दरवाजा, इसका गेट। दक्षिण भारत में दोस्तों उसका गेट ही बहुत बड़ा होता था, मंदिर से भी बड़ा बड़ा गेट होता था, तो इसी को बोलते थे गोपुरम। और इसका शिखर पिरामिड नुमा है दोस्तों, पिरामिड नुमा देख ही रहे हो आप। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल जानना जरूरी है। फिर मंदिर देखेंगे दोस्तों, जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। और बेसर शैली यही दोनों का मिक्स है दोस्तों। इसमें आप देखोगे अष्टकोणीय संरचना होता है। बेसर शैली दोनों का मिक्स है। और बेसर शैली का शुरुआत देखो वातापी के चालुक्य जो किए थे, विरूपाक्ष मंदिर, पापनाथ का मंदिर, त्रिलोकेश्वर का मंदिर दोस्तों, तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये दोस्तों बेसर शैली का है। सबसे फेमस उदाहरण है मैसूर का होलेविड का होयसल मंदिर, जो बहुत फेमस है। अब इसमें दोस्तों दो हम लोग देखे तीनों में, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये नागर शैली का मंदिर है दोस्तों। इसमें देखो कलश होता है, आमलक होता है, शिखर ऐसे होता है, मंडप वगैरह, अर्ध मंडप वगैरह। तो ये दोस्तों आप देख सकते हो कि ये नागर शैली का मंदिर कैसे है, जो हम लोग को दोस्तों उत्तर भारत में नागर शैली का मंदिर है। फिर थोड़ा आप देखोगे, अगर देखना चाहोगे दोस्तों, तो द्रविड़ शैली दोस्तों दक्षिण भारत में, द्रविड़ शैली में पिरामिड नुमा मंडप, गोपुरम, तो ये दोस्तों देख सकते हो। और दोनों का थोड़ा सा तुलना अगर आप करना चाहोगे, तो ऊपर वाला नागर शैली का मंदिर है दोस्तों, आप देख सकते हो कि सर्कुलर है, ये आमलक है, कलश है और मंडप है। जबकि इसमें पिरामिड नुमा है दोस्तों, आप देखो इसका शिखर पिरामिड नुमा है। तो ये टेक्निकल अंतर दोस्तों आप देख सकते हो। अब रहा सवाल कि जो तीनों मंदिर का बात की, जैसे कैलाशनाथ का मंदिर जो नरसिंह वर्मन द्वितीय बना, जिसको राजसी शैली भी बोला गया। तो राजसी शैली जिसको बोला गया दोस्तों, तो यही मंदिर है कैलाश का मंदिर, जो कहाँ है, तमिलनाडु में है। इसको और एक दूसरा इमेज देखिए कैसे दिखता है सामने से। ये देखिए दोस्तों कैलाश का मंदिर जो कहाँ है, महाबलीपुरम में है दोस्तों। ये मंदिर आप देख सकते हो कि कितना सुंदर मंदिर है। और इसको निर्माण किसने किया दोस्तों, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय में 700 ईस्वी के आसपास तमिलनाडु के क्षेत्र में। यूनेस्को में कब डाला गया, 1983 में। तो इसे 3-4 सवाल बनाया जा सकता है कि जो आप, इसे पहला सवाल है कि जो कैलाशनाथ का मंदिर जो बना है, कहाँ बना है, तो तमिलनाडु में। कब बना है, तो लगभग 700 ईस्वी के आसपास। किसके द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब डाला गया, तो 1983 में।
तो दोस्तों ये पहला कैलाश मंदिर है, टोटल 3 कैलाश मंदिर देखेंगे। ये पहला जो बना है नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसी से तुलना करेंगे तो आपको दोस्तों याद हो जाए कि और कैलाश मंदिर कौन है जो एक चोल बनाया है। ये देखो दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर, ये भी शिव का ही मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर ये कौन बनाया, तो राज प्रथम, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा गया। इसको सामने से देखने पर ऐसा दिखेगा दोस्तों, सेम मंदिर है। तो इसको किसने बनवाया दोस्तों, तो इसको बनवाया है चोल राजा राज प्रथम। अभी कब का डेट है दोस्तों, तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास तमिलनाडु में। अब इसमें आप लोग कमेंट में डालिए कि इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब डाला है। ये भी यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। टोटल 42 है, 42 में 34 है जो कल्चरल है और 7 दोस्तों जो है कि नेचुरल है और 1 है जो कल्चरल और नेचुरल दोनों है। तो इसको कब डाला गया कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर एक तीसरा देखेंगे दोस्तों, जो राष्ट्रकूट के द्वारा कैलाश मंदिर बनाया गया है। तो राष्ट्रकूट के द्वारा जो कैलाश मंदिर बनाया गया उसको थोड़ा देख लीजिए दोस्तों आप। ये देखिए दोस्तों एलोरा का कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र के इलाके में है। महाराष्ट्र के इलाके में ये भी एक ही पत्थर के काट के बनाया गया, कास्म पत्थर। कितना खूबसूरत मंदिर है दोस्तों, आप देख सकते हो। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम बनाए थे, राष्ट्रकूट राजा थे, लगभग 757 से 783। इसको आप कमेंट में भी दोस्तों बताइए कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको भी कब डाला गया, यूनेस्को में इसको कब डाला गया, आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइए। क्योंकि जितना भी अगर मैं मंदिर से और आर्ट और कल्चर पढ़ा रहा हूं, खास करके यूपीएससी के लिए आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्पेशली मंदिर से सवाल पूछा जाता है। वनडे वाले में बहुत सारे मंदिर पूछे जाते हैं, कहाँ पर है, किसने बनाया, इसमें कितना सारा सवाल है कि कैलाश मंदिर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। किसके द्वारा बनवाया गया, कृष्ण प्रथम के द्वारा। किस राजवंश के द्वारा, तो राष्ट्रकूट राजवंश के द्वारा। लगभग किस ईस्वी में बनाया गया, तो 757 से 783 के बीच में। तो इससे दोस्तों बहुत सारा सवाल है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला है कि नहीं डाला गया, कब डाला गया, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तो 3 दोस्तों हम तुलना कर दिए 3 शिव मंदिर। एक पहला बताएं कैलाश जो नरसिंह वर्मन द्वितीय, दूसरा बृहदेश्वर जो चोल राजा बनाया और तीसरा कृष्ण प्रथम बनाया। तो तीनों को तुलना कर दिए दोस्तों ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ये दोस्तों आप देख सकते हो कि कितना सुंदर, वही जो एलोरा का ही मंदिर है दोस्तों, आप देख सकते हो एलोरा का ही मंदिर है, कितना खूबसूरत है। बाहर से देखिए दोस्तों एलोरा ऐसा दिखता है। ये पूरा गुफा को काट के इसके जो मंदिर था वो अंदर का सीनरी था, बाहर से ऐसे दिख रहा था। ये तीनों दोस्तों एलोरा का ही सीन था। फिर ये दोस्तों नरसिंह वर्मन जो इसको बोला जाता है सोर टेम्पल, सोर का मतलब तट, समंदर के तट में बनाया। अभी नरसिंह वर्मन 2 मंदिर बनाए, एक कांची का कैलाश मंदिर और दूसरा कांची का या महाबलीपुरम का सोर टेम्पल। सोर टेम्पल कहने का मतलब तट मंदिर दोस्तों, तट समंदर के बगल में। सोर का मतलब तट मंदिर और एक कैलाश मंदिर। ये दोनों कौन बनाया, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय। और यहीं से दोस्तों सवाल पूछा जाता है। जबकि नरसिंह वर्मन प्रथम क्या बनवाए थे, तो रथ मंदिर, सप्त पैगोड़ा, जिसमें 5 पांडव और गणेश और नंदी था। जबकि इसके भाई जो नरसिंह वर्मन द्वितीय है 2 मंदिर बनवाए, एक कैलाश मंदिर और दूसरा महाबलीपुरम का सोर मंदिर। तो 2 दोस्तों याद रखो। और जबकि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो चोल राजा राज। और जबकि कैलाश का जो एलोरा का कैलाश मंदिर तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। तो यहां से दोस्तों बहुत सारे प्रीलिम्स के सवाल बनाए जाते हैं। सोर टेम्पल ऐसा दिख रहा है। और आप एक और फिगर में देखोगे दोस्तों कितना खूबसूरत है। इसको नरसिंह वर्मन द्वितीय बनाया 700 के आसपास, तमिलनाडु में है। इसको यूनेस्को में कब डाला है, तो कमेंट में आप बताइएगा कि यूनेस्को में कब डाला है। ये देखिए दोस्तों कि समंदर के बगल में और बाहर से कितना खूबसूरत दिख रहा है मंदिर। देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत मंदिर है, बेहतरीन मंदिर है, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। तो इस मंदिर को देख सकते हैं दोस्तों। और एक फिगर देखिए उसी का दोस्तों, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों आर्ट और कल्चर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब नरसिंह वर्मन द्वितीय के बाद आता परमेश्वर वर्मन द्वितीय। इनका कोई खास उपलब्धि नहीं है, बस यही है कि परमेश्वर वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय
विक्रमादित्य से हारते हैं। हालांकि कांची का इलाका कब्जा नहीं हो पाता। आप देखोगे दोस्तों जो कांचीपुरम है, चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय जो है, ये दोनों भाई को हराता है दोस्तों। परमेश्वर वर्मन को भी हराता है, नंदी वर्मन द्वितीय को भी हराता है, लेकिन कांची को जीत नहीं पाता। बस इतना ही इसमें याद रखना फैक्ट, बाकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बाकी आप देखिए कि इसके समय में कोई खास मंदिर बना है क्या, तो नंदी वर्मन द्वितीय दोस्तों पल्लव मल का उपाधि लिए हैं। और बैकुंठ पेरुमल जो विष्णु भगवान का मंदिर है, कांची में किसने बनवाया, तो नंदी वर्मन द्वितीय ने। तो नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा कांची का मंदिर अगर देखना चाहोगे दोस्तों बैकुंठ पेरुमल का, तो देख लो, ये विष्णु मंदिर है दोस्तों बैकुंठ पेरुमल, जो नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। क्या इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है, इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। जितना सवाल है सब यूपीएससी का सवाल पूछ रहे हैं हम। फिर ये 2 मंदिर और बनवाए थे, मुक्तेश्वर और मंगतेश्वर मंदिर, हालांकि उतना योगदान नहीं। बैकुंठ पेरुमल इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसका दोस्तों हम लोग इमेज भी देखे। और इसी के दरबार में कहा गया, या फिर इसके जो समकालीन थे तिरुमंगई अलवार संत थे, नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन। पूछा जाएगा कि तिरुमंगाई अलवर जो थे किसके समकालीन थे, तो नंदी वर्मन द्वितीय के, जिन्होंने 3 मंदिर बनवाया। जो सबसे इंपॉर्टेंट था बैकुंठ पेरुमल। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है कि दंती वर्मन, इसमें पूछा है दोस्तों एक बार वनडे एग्जाम में शायद पूछा कि किसने विष्णु का उपाधि लिया था, विष्णु का अवतार का, तो दोस्तों दंती वर्मन जो पल्लव राजा विष्णु का अवतार। जनरली कहा जाता है कि लोग वैष्णव धर्म को मानने वाला था, पल्लव राजा वैष्णव धर्म को मानने वाला था, लेकिन दंती वर्मन जो विष्णु का अवतार अपने आप को घोषित किया है। और यही दोस्तों नंदी वर्मन तृतीय है जो चालुक्य राजा श्रीमान को दोस्तों हत्या करता है। तो इसके बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट बस नंदी वर्मन तृतीय को याद रखिएगा, जिसने किसको, चालुक्य राजा श्रीमान की हत्या करता है। बाकी कोई खास योगदान नहीं है। और एक पेरुन देवनार किसके द्वारा रचित है, सॉरी पेरुन देवनार के द्वारा भारत बेड़वा एक किताब लिखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए पेरू देवनार के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है, तो भारत बेड़वा या फिर भारत वेनवा। तो यहाँ से दोस्तों सवाल अगर पूछ लिया जाए तो इसको दिमाग में रखिएगा। हालांकि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसको दिमाग में रखिए। फिर इसके तहत दोस्तों आप देखो कि हाँ, अंतिम राजा के तहत दोस्तों आप देखोगे, इसके बाद निरिप्तुंग, इसका निरिप्तुंग का कोई योगदान है। फिर अपराजित पल्लव राजवंश का अंतिम राजा है। सुनने में तो लग रहा अपराजित है, मतलब हारेगा नहीं, लेकिन इसको दोस्तों चोल राजा आदित्य वन हरा देता है। और आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल में कि आप हम लोग अगर भारत का मैप बनाते हैं दोस्तों, तो भारत के मैप के तहत आप देखोगे, तो भारत के मैप के तहत आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर था दोस्तों कौन, चालुक्य, और यहाँ पर दोस्तों कौन था, तो पल्लव। तो चालुक्य का जो अंतिम राजा था उसका नाम था कृतिवर्मन II। तो कृतिवर्मन II को दोस्तों कौन हराता है, दंती दुर्ग, जो एक राष्ट्रकूट राजा है। और यहां पर चोल को रिप्लेस करके यहां पर आ जाता राष्ट्रकूट। और उसी प्रकार पल्लव में जो अंतिम राजा है उसका नाम है दोस्तों अपराजित, और इसको खत्म करता चोल राजा जिसका नाम है आदित्य प्रथम। तो आप देखोगे दोस्तों 2 नया राजवंश का समाप्ति और 2 नया राजवंश का शुरुआत होता है। देखो इसको आप मैप में देखोगे तो आप देख सकते हो कि 2 राजवंश का अंत होता है और 2 नए राजवंश का शुरुआत होता है दोस्तों। तो आप देखोगे, अभी मैं इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर करके देखेंगे। हाँ, इस मैप में देखो दोस्तों, इस मैप में आप देखोगे तो यहां पर चालुक्य है और यहां पर पल्लव है। तो चालुक्य को कौन खत्म किया दोस्तों, तो दंती दुर्ग, जो इसका अंतिम राजा कौन था, कृतिवर्मन II, उसको हत्या करके यहां दंती दुर्ग राष्ट्रकूट का स्थापना करेगा। और पल्लव वाले में अंतिम राजा अपराजित है, अपराजित को हराएगा दोस्तों आदित्य प्रथम, और यहां चोल साम्राज्य का स्थापना करेगा। तो आप देखोगे दोस्तों कि जब पल्लव और चालुक्य का अंत होगा तो राष्ट्रकूट और चोल का उदय होगा। तो यहां पर राष्ट्रकूट आएगा, यहां पर चोल आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग राष्ट्रकूट और चोल के बारे में पढ़ेंगे।
तो दोस्तों आप क्रम से देख सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपीएससी, खास करके स्टेट पीएससी और मंदिर से। तो दोस्तों स्टेट पीएससी के अलावा वनडे एग्जाम में भी पूछा जाता है। बाकी तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपको लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।